ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष अपने अपने सवाल पूछ रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से सेना का शौर्य और पराक्रम उसका जिक्र हो रहा है। अगर आप शशि थरूर को देखें, कोलंबिया का जो स्टैंड था वो स्टैंड बदलने पर उन्होंने उसको मजबूर कर दिया अपनी बातों के जरिए। पीओके का तो भारत का स्टैंड क्लियर है। जब विदेश मंत्री ने लंदन में बोल दिया, उसके बाद से लगातार बोला जा रहा है। 22 फरवरी 1994 का संसद का पारित प्रस्ताव है, तो इसमें किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये पीओके के लिए नहीं हुआ था। पहले दिन से क्लियर था कि ये सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए हुआ था और आइडेंटिफाई करके 21 ठिकाने हमने आइडेंटिफाई किए, इसमें 9 पे हमने हमला करके। जब एकदम से युद्ध विराम हो गया और पीओके पे कोई बात आगे बढ़ी नहीं, तो एक थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन वाला, हताशा वाला माहौल रहा और उसकी वजह से सवाल उठने लग गए। पार्टी पॉलिटिक्स से उठ करके ऊपर जो डेलीगेशन हमारा भेजा है, जो गया है राष्ट्र की तरफ से, मैं उसको एक बहुत सराहनीय कदम मानता हूँ। जिस तरीके से पीओके के अंदर स्थितियां उत्पन्न हो रही है, आने वाले समय में पीओके खुद भारत का हिस्सा बनने की स्थिति में आएगा और चलकर आने की स्थिति में आएगा, तब वो भारत का हिस्सा बनेगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस शायद अपनी रणनीति को लेकर स्पष्ट नहीं है। अगर जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं पर पवन खेड़ा जब कह देते हैं कि देखो कोलंबिया ने तो पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया, और उसी कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर जो कोलंबिया से मिलकर आए वो कोलंबिया को मजबूर कर देते हैं कि वो अपना आधिकारिक बयान बदल दे, तो ये समझ में आता है कि आपकी दिशा क्या होनी चाहिए। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की जितनी धमक पाकिस्तान में हुई, उसकी उतनी ही गूंज ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में सुनाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष अपने अपने सवाल पूछ रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से सेना का शौर्य और पराक्रम उसका जिक्र हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग रैलियों में भाषण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को हमारी सेना ने को जो जवाब दिया है, उससे उबर पाना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन इन सब के बीच और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं और फिर पीओके पर बात करते हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब कहते हैं कि पीओके तो हमारा छोटा भाई है, एक दिन खुद ही हमारे साथ आकर मिल जाएगा, उसको लेकर बहुत सारी बातें होने लगती हैं कि इशारों इशारों में आखिर ये कहने की कोशिश क्या हो रही है। फिर एक पक्ष वो भी है जो ये सवाल करता है कि जब आपके पास मौका था तो आपने सीज फायर कर लिया, शायद 2-3 दिन और आप डटे रहते तो पीओके हमारे साथ आ जाता। ये एक अहम पॉइंट यहां पर आ जाता है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत किस कदर हो रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि एक तरफ जो सांसदों का प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में गया हुआ है, उसमें खास करके कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो भारत का पक्ष कितनी मजबूती के साथ रख रहे हैं। अगर आप शशि थरूर को देखें, कोलंबिया का जो स्टैंड था वो स्टैंड बदलने पर उन्होंने उसको मजबूर कर दिया अपनी बातों के जरिए। मनीष तिवारी जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, सलमान खुर्शीद रख रहे हैं, दूसरी तरफ यही कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा ये बताते हैं देश को कि भाई मुस्लिम सांसदों को आपको हमसे यानी कि विपक्ष से उधार लेना पड़ा ताकि आप अपनी एक लेजिटिमाइज छवि दुनिया भर में पेश कर सके। सवाल यह है कि जब देश में इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो उसके मायने दूसरी जगहों पर कैसे निकाले जाएंगे और पाकिस्तान को क्या इसी से ताकत मिलती है, इसी तरह के बयानों से ताकत मिलती है, उस पर भी बात होगी, पीओके पर बात होगी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सियासत चल रही है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, समीर चौगाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमरउजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सर, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। बड़ा अहम है इस बात को समझना, क्योंकि देखिए पीओके से शुरू करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तब से पीओके की चर्चा शुरू हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से पीओके को लेकर जो पहले का स्टैंड था उस पर सवाल उठाते हैं। इधर राजनाथ सिंह कहते हैं कि भाई पीओके जो है वो तो बस तैयार बैठा हुआ है, छोटा भाई है, वो तो कभी भी हमारे साथ आ जाएगा। तो आ कैसे जाएगा, उसको तो लाना पड़ेगा ना। अब इस पर विपक्ष सवाल पूछता है कि जब मौका था तो आप पीछे हट गए। देखिए, अखबार में जैसे आप देखते हैं एक चीज होती है इवेंट ऑफ द डे, यानी आज की जो घटना है उसको सबसे ज़्यादा स्पेस मिलती है। ऐसे ही राजनीति में इवेंट ऑफ द प्रेजेंट, इवेंट ऑफ द सीजन। तो अब जो कुछ भी हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हुआ है, ऑब्वियस है कि अब ये मुद्दा रहेगा, राजनीति इस पे की जाएगी और दोनों लोग हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि पार्टियां राजनीति करने के लिए ही हैं, तो राजनीति हो रही है। और जैसे आप पीओके की बात कर रहे हैं, देखिए पीओके आज मैंने कहा ना कि इवेंट ऑफ द उस सीजन इसलिए आ गया है, लेकिन पीओके कोई नया मुद्दा नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए, पाकिस्तान तो मैं हमेशा से कहता हूँ पाकिस्तान नेशन है ही नहीं है। कोई नेशन बनता है, एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है, सोशल आइडेंटिटी होती है।
पाकिस्तान इज एंटी नेशन, वो हिंदुस्तान के विरोध में बना है। तो जैसे वहाँ के लिए राजनीति करने के लिए कश्मीर, ऐसे हमारे यहाँ ये मुद्दा जिंदा रखने के लिए तो पार्लियामेंट से हो चुका है कि पीओके वापस लेंगे, फलाना करेंगे। देखिए ये राजनीति है, कुछ दिनों के बाद, हो सकता है महीना 2 महीने के बाद ये फिर मुद्दा ठंडा हो जाएगा। अगर कोई फिर बीच में गड़बड़ नहीं हुआ तो फिर दूसरे मुद्दे आ जाएंगे। रही बात, देखिए ये है कि इसको लेके परस्पर विरोधाभासी बयान, पॉलिटिशियन के बयान को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ जब तक कोई स्टेटमेंट ना आए, मतलब पॉलिसी डिसीजन ना हो। उसके पहले का तो जैसे यह है कि हमारी जुडिशरी भी आजकल बहुत ज़्यादा डिक्टम देती रहती है, ऑब्जर्वेशंस आते रहते हैं, इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं समझना चाहिए। एक बात मैं जिसकी कह रहा हूँ, देखिए इलेक्शन तो इस देश में होता रहता है। अब अभी बिहार है, सब लोग कहेंगे कि बिहार को देख करके किया जा रहा है। ऑब्वियस है, कोई भी पार्टी चाहेगी कि अभी जो घटना हुई है उसका कितना मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जाए। ऐसे विपक्ष उसका विरोध करेगी जहाँ जहाँ उसको पॉइंट मिलेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि पार्टी पॉलिटिक्स से उठ करके ऊपर जो डेलीगेशन हमारा भेजा है, जो गया है राष्ट्र की तरफ से, मैं उसको एक बहुत सराहनीय कदम मानता हूँ। अभी आप देखिए कोलंबिया ने पहले स्टेटमेंट जारी किया था पाकिस्तान के फेवर में, शशि थरूर ने जब एक्सप्लेन किया उसने वो स्टेटमेंट वापस लिया। तो एक हम अगर एक बड़े यूनिवर्स में देखें चीज़ों को और फ्यूचर के हिसाब से, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि उसमें कांग्रेस के तमाम लोग, अभिषेक बनर्जी, अंदरूनी पॉलिटिक्स एक अलग होती है। तो मैं कहता हूँ कि कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में, और मैं इसको भारत के हित में मानता हूँ। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। पूर्णिमा जी, एक तरफ हमारे सांसद हैं, जिस तरीके से सर ने कहा, और तमाम नेता हैं अलग अलग पार्टियों के जो विदेश में अपना पक्ष रख रहे हैं। आप अभिषेक बनर्जी का ही ले लीजिए, उनकी जो स्टेटमेंट था, मनीष तिवारी का जो स्टेटमेंट था, शशि थरूर को तो हम देख ही रहे हैं। सबका स्टेटमेंट ऐसा दिखता है कि वहाँ पर पूरा एक यूनाइटेड भारत नजर आता है कि हम सब भारतीय हैं। वहाँ पर कोई सांसद नहीं, कोई किसी जात का नहीं, कोई कुछ नहीं। आप पवन खेड़ा ये कहते हैं, ये एक वीडियो जारी करते हैं सोशल मीडिया पर कि भाई सांसद आपको अपना लेजिटिमाइज चेहरा दिखाने के लिए हमसे उधार लेने पड़े। वो बताते हैं कि सोफिया कुरैशी का चेहरा, कर्नल सोफिया कुरैशी का चेहरा इसलिए आपने आगे किया ताकि आप दुनिया को ये संदेश दे सकें, चीज़ों को लेजिटिमाइज कर सकें। ये कौन सी आग लगाने की कोशिश हो रही है? ये क्या राहुल गांधी का स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड है, या पवन खेड़ा की अपनी सोच के तौर पर इसको दिखा? नहीं आदर्श जी, इसको आग लगाने की कोशिश मत करिए, कहिए। ये दोनों तरफ से अपनी अपनी राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस जो कर रही है वो उसकी राजनीति का हिस्सा है, बीजेपी जो कर रही है वो उसकी अपनी राजनीति का हिस्सा है। और वो जब तक डोमेस्टिक लेवल पे राजनीति दोनों करेंगे, ये मुद्दे सामने आते रहेंगे। जहाँ तक पवन खेड़ा के बयान का है, तो वो तो उनकी अपनी, जो उनको बीजेपी को अटैक करने की, उनको मुस्लिम बैशिंग के लिए क्रिटिसाइज करने की राजनीति है, उसका हिस्सा है। और वो चूंकि देख रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का अपने राजनीतिक फायदे के लिए बार बार नाम ले रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है, तो उनको भी कुछ एक हथियार चाहिए जिससे कि वो कुछ ना कुछ डाइवर्ट अपनी तरफ कर सके। तो मैं उससे ज़्यादा उसको नहीं आंकती हूँ। जहाँ तक आपने बाहर जो डेलीगेशन गया है उसकी बात की है, तो देखिए जो डेलीगेशन गया है वो किसी पार्टी का पक्ष रखने तो गया नहीं है, वो देश का पक्ष रखने गया है, वो भारत का पक्ष रखने गया है। तो ये हमें बहुत एक प्रशंसनीय मानना चाहिए स्टैंड, जो भी किसी भी पार्टी के जो नेता हैं, कि उन्होंने अपनी जो छोटी मोटी इंटरनल राजनीति के डिफरेंसेस हैं उसको सेट असाइड करके एक यूनाइटेड फेस जो भारत का होना चाहिए, जो है एक्चुअली में है, उसको बाहर प्रेजेंट किया है। और बाकी देशों को ये बताया है कि हमारी अपनी डिफरेंसेस जो होंगी वो होंगी, लेकिन जहाँ तक पाक का मुद्दा है, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हम सरकार के हर कदम के साथ हैं, हम सरकार के पक्ष में अभी आपसे वार्ता करने आए हैं। तो उसमें मुझे कहीं पे कोई, क्योंकि अदरवाइज भी पहले भी अपनी कांग्रेस बीजेपी की राजनीति के रहते हुए, अलग अलग उनके मतभेद रहते हुए भी, जब बाहर कोई जाता था, आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, नरसिम्हा राव ने उनको भेजा था, तो पार्टी की बात कोई नहीं करता है, वो देश की बात करता है। और अभी भी वही हो रहा है। पीओके का जहां तक सवाल है आदर्श जी, वो तो हर पार्टी के एजेंडे में है। कांग्रेस का भी वही एजेंडा रहा है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम उसके ऊपर सिर्फ बात करेंगे तो पाकिस्तान से बात करेंगे, किसी तीसरे का दखल मंजूर नहीं है। और वो अनऑक्यूपाइड ऑक्यूपेशन मानते हैं पीओके में जो पाकिस्तान का है उस पर। और
बीजेपी का भी यही रहा है, लेकिन बीजेपी एक कदम आगे जाके अब ये कहना जब से उसने शुरू किया है कि हम पीओके को वापस लेके आएंगे, तो थोड़ा एक लेवल नॉच अप हो गया है ये मुद्दा। और अब इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ चल रहा था, जो भी युद्ध की स्थिति जो बनी, तो हर कोई ये मान के चल रहा था कि भारत इतनी मजबूत स्थिति में है इस बार कि ये इनके एजेंडे में चूंकि है ही, तो ये पीओके को जरूर वापस लेके आएंगे। और जहां तक पीओके जब एकदम से युद्ध विराम हो गया और पीओके पे कोई बात आगे बढ़ी नहीं, तो एक थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन वाला, हताशा वाला माहौल रहा और उसकी वजह से सवाल उठने लग गए कि भाई आप तो हमेशा से कहते थे कि पीओके को वापस लेके आएंगे। और उसी मुद्दे को जिंदा रखने के लिए आप देखिए बीजेपी के सारे नेता, राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, वो हर जगह एक अपनी बात को दोहरा रहे हैं कि वो हमारे एजेंडे में अभी भी है। अभी हमने इमीडिएटली भले उस पर ना कुछ किया हो, लेकिन पीओके को हम लेकर के आएंगे। कैसे लेके आएंगे, ना कभी कांग्रेस ने उस पर क्लैरिफाई किया है, ना बीजेपी ने किया है। देशवासियों को लगा कि ये मौका था जब हम ला सकते थे, नहीं लेके आए, तो सवाल पूछना भी लाजमी है। तो ये अंदर की राजनीति जो है वो बदस्तूर चलती रहेगी। देश के बाहर एक देश की छवि जो होनी चाहिए, वो छवि हमारे सारे नेता बाहर अच्छी एक यूनाइटेड फेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसका कि हमको बहुत गर्व है। तो हमें लगता है कि इन दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। लेकिन अवधेश सर, एक बात बताइए, पीओके को लाने की मंशा भी है, या केवल मुद्दा खत्म ना हो जाए, माहौल ठंडा ना हो जाए, और या जो एक मोबिलाइजेशन है लोगों के मन में कि भाई जो एक भावना राष्ट्रवाद वाली, वो मशाल जलती रहनी चाहिए, उसके लिए पीओके गूंज रहा है? कुछ है भी, पर्दे के पीछे कुछ चल भी रहा है? अरे आप जो है देखो, ऐसा है कि जो लोग ढिबरी और लालटेन जला के जिंदगी जीते थे, उनको लंबे समय तक समझ नहीं आया कि बिजली का आविष्कार वाकई हो गया और ये चलेगा, सौर ऊर्जा हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। तो जो आत्महीनता से ग्रस्त, लगातार पराजित, अपने जमीन को खोने वाले, आतंकवाद से मार खाते हुए भी कार्रवाई न करने वाले, और दुनिया में 8-10 देश बोल दिया उससे डर जाने वाले कि हमारे देश का क्या होगा, ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आप चर्चा करेंगे। और जो कुछ यहाँ बोला जा रहा है, तो पुराने समय में जो रिकॉर्ड पर अटकी हुई सुइया होती है, हम लोग वहीं बंद रहेंगे, उससे आगे निकलेंगे ही नहीं। अरे ऑपरेशन सिंदूर के से एक भारत की तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति, वैश्विक संबंधों ही नहीं, संपूर्ण विश्व के विश्व व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नव रचना का बीजारोपण हुआ है, जो आने वाले 15-20 सालों में आपको दृष्टिगोचर होगा। ये जो अभी प्रतिनिधि मंडल है, इसलिए थोड़े क्या है कि हमको केवल पाकिस्तान से बात करना है। भाई दुनिया विरोध करेगी, उससे क्या है? अब तो जब करेंगे तो हमको मारेंगे, हमने बता दिया है, प्राइम मिनिस्टर रोज बोल रहे हैं। आने वाले समय में भारत को अगर विश्व का नेता बन के खड़ा होना है, जो टेररिज्म है, जो फंडामेंटलिज्म है, उसको लड़ाई कर बनना है और दुनिया को दिशा देना है कि इस टाइप से लड़ना पड़ेगा। और ऐसे देश को अकेले करना है, जो बड़े देश अभी तक वर्ल्ड लेवल पर वार अगेंस्ट टेररिज्म लड़ रहे थे, उनको भी बुद्धि से बिना लड़े हुए, ये नहीं कि ट्रंप बोल रहे थे हम बोल दो, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं, बिना करे हुए जिसको बड़ा काम करना होता है वो थोड़ा धैर्य रखता है, हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो कांग्रेस पार्टी इस समय या विपक्ष जो है उसको समझ ही नहीं पा रहा है। वो जो कहा गया ना कि जो उसके धृतराष्ट्र के दरबार में जब श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो भीष्म पितामह थोड़ा सा देखे, विदुर जी देख पाए, बाकी सब चौंधिया गया है। तो वही हालत इस देश में, इसको दिखने की जरूरत है। विराट रूप भारत का इस समय खड़ा हो रहा है। जो प्रतिनिधि मंडल गया हो, दुनिया में जाने के बाद उसको समझ में आया है कि भारत की हैसियत क्या है और पक्ष क्या है, दुनिया इसको किस रूप में ले रही है। इसलिए आपने बताया स्वयं कि कोलंबिया ने कुछ और बोला था। जो इसमें समझने की बात है, देखो वर्ल्ड में इस्लामिक लॉबी इस समय बहुत पावरफुल है, पहले क्रिश्चियन लॉबी से भी बहुत पावरफुल है, उसके पास पैसे हैं। जब ट्रंप का चुनाव अभियान चलने लग गया, तो आपने देखा होगा कि भारी संख्या में जो अमेरिका में जो पैसे वाले सारे हैं वो सब उनके साथ थे। उन्होंने कहा भी कि इस्लाम एक अच्छा धर्म है, मुसलमान भी बढ़िया काम करते हैं, और धीरे धीरे लोगों का माइंड जो है वो चेंज करते हैं। उनकी एक अलग लड़ाई है सभ्यताओं की, जो वार अगेंस्ट सिविलाइजेशनल वार है, वो अलग तरीके से चल रही है। तो इसीलिए अब तो आपका घंटी बज गया। पीओके जो है ना, देखिए पीओके पाकिस्तान ने आतंकवाद के आधार पर ही लिया था,
उसकी सेनाएं कम थी और गुंडे बदमाश जो लड़ने वाले थे वैसे फौज लेके आया था और आपने सरेंडर करके उनको दे दिया है। और पीओ के थोड़े भाई, सबसे ज्यादा तो वहां 78,000 वर्ग किलोमीटर तो आपका केवल गिलगिट बल्तिस्तान है, वो पीओके से बाहर है। और पीओके तो 14,000 किलोमीटर है, वहां अलग लड़ाई चल रही है। थोड़ा थोड़ा इसलिए पीओके का तो भारत का स्टैंड क्लियर है। जब विदेश मंत्री ने लंदन में बोल दिया, उसके बाद से लगातार बोला जा रहा है। 22 फरवरी 1994 का संसद का पारित प्रस्ताव है, तो इसमें किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कहने का मतलब नहीं है कि अभी हम जाकर के चीन के हाथ में काराकोरम दिए हुए है, सक्षमक्ष वैली दिए हुए है, उसमें चीन का भी इंटरेस्ट है। लॉन्ग टर्म तैयारी करके और फिर वो उस चीजें बदलेगी। पीओके नए तरह से नए रंग रूप में भारत के साथ आएगा। मैं पहले भी कहा है और अंतिम पंक्ति बोल रहा हूं इसी में, ऑपरेशन सिंदूर नो मोर पाकिस्तान के लिए आरंभ हुआ था। ये नो मोर पाकिस्तान, नो मोर जिहादी टेररिज्म एंड नो मोर इस दुनिया के जो बड़े नेता जो है दुनिया में अपनी चला रहे थे, इन 3 चीजों के लिए है और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। ठीक है विनोद सर, वो जो विराट रूप अवधेश सर बता रहे हैं, वो विराट रूप कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को क्यों नहीं दिख रहा है? जो विराट रूप पूरी दुनिया में दिख रहा है, जिसकी बात हो रही है, फिर क्यों पूछते हैं कि भाई कोई हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आया? फिर क्यों पूछते हैं कि किसी कोई भी मित्र देश में हमारे साथ उस तरीके से नहीं दिखा जैसे दिखना चाहिए था? देखिए अवधेश जी चीज़ों को बहुत बड़े व्यापक फलक पर ले गए हैं। मैं तो मुद्दे पर रहूँगा जो आपका इशू है। और विराट रूप तो जिसको इच्छा होती है ईश्वर की उसी को दिखता है ना, सबको नहीं दिखता। अब विराट रूप है क्या है पता नहीं, भारत में खाली विपक्ष के अलावा बहुत लोगों को भी नहीं दिखा है। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। आपका जो विषय है उस पर ही मैं रहूँगा। देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये पीओके के लिए नहीं हुआ था, पहले दिन से क्लियर था कि ये सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए हुआ था। और आइडेंटिफाई करके 21 ठिकाने हमने आइडेंटिफाई किए, इसमें 9 पे हमने हमला करके अटैक करके नष्ट किया। करने 21 थे लेकिन बीच में रुक गए। अगर ये लड़ाई चलती भी तो पहले उन 21 पर ही टारगेट होता। पीओके इसके एजेंडे में ही नहीं था। ये अलग बात है क्योंकि पीओके को लेकर इतनी ज़्यादा रट पिछले 10 सालों में लगाई गई है। हालांकि पीओके का सबसे पहला प्रस्ताव तो 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने संसद में पारित किया था। और संकल्प था संसद का, जो यूनानिमस संसद का संकल्प है कि पीओके को लेकर रहेंगे। और उन्होंने लाल किले से भाषण भी दिया था कि ओनली वन अनफिनिश्ड टास्क मतलब उसको बताया था पीओके को। लेकिन इधर पीओके को लेकर हर बीजेपी के नेता ने, केंद्रीय मंत्री ने पीओके का जिक्र किया। इसलिए लोगों के मन में ये हो गया कि चूंकि अब लड़ाई हो ही गई है तो पीओके भी आ जाएगा। लेकिन सरकार का कोई भी इस तरह की न घोषणा थी न सरकार का कोई इरादा था। जहां तक ये सीधा ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी ठिकानों को हिट करने के लिए था और अभी भी इसीलिए उसको स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। क्योंकि आतंकवाद खत्म तो हुआ नहीं है, न सारे ठिकाने खत्म हुए हैं। अभी भी हाफिज सईद जिंदा है, अजहर मजूर जिंदा है और सब। एक बात मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि शायद अमर उजाला का हमारा जो प्रोग्राम है खबरों के खिलाड़ी, इसको शायद सरकार ने गंभीरता से लिया है। और चूंकि इसी कार्यक्रम में मैंने शायद 1 बार 2 बार कहा कि भाई सरकार हाफिज सईद को मांग लेती, उनको मांग लेती, क्या मसूद अजहर को, दाऊद को। तो कल राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान हमको हाफिज सईद दे, हमको मसूद अजहर दे। ये रक्षा मंत्री ने बोला। तो हो सकता है हमारे खबरों के खिलाड़ी का कुछ जो है असर पड़ा हो, बात पहुंची हो दूर तक। तो ये तो हम सबके लिए अच्छी बात है। और अगर सरकार उसका दबाव डालती है तो अच्छी बात है। अगर ये आतंकवादी जो सरगना है वो आ जाए तो भारत में उनका ट्रायल हो या जो भी हो। दूसरी बात यह है कि जो प्रतिनिधिमंडल गया है, देखिए प्रतिनिधिमंडल देश के बाहर हम सब एक हैं, देश के भीतर हम फिर अपने अपने मुद्दों को लेकर राजनीति करेंगे। तो पवन खेड़ा देश के अंदर हैं, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद देश के बाहर हैं। तो देश के बाहर वो वही कह रहे हैं जो भारत का पक्ष है और वही कहना भी चाहिए और बहुत खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। अब ये भी देखिए वही शशि थरूर कोलंबिया का स्टैंड बदलवा रहे हैं, जिनकी कितनी मजम्मत आईटी सेल ने, अमित मालवीय ने, सबने की। शशि थरूर को क्या से क्या बनाया। आज वही शशि थरूर देश के लिए एसेट साबित हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए हो ना हो लेकिन देश के लिए एसेट साबित हो रहे हैं। तो ये सलमान खुर्शीद की एक किताब के एक सेंटेंस पे कितना हंगामा हुआ, लेकिन आज वो भी एसेट साबित हो रहा है। ओवैसी को आप देखिए, ओवैसी के बाकी छवि अलग थी, आज ओवैसी की छवि बदल गई, बिल्कुल उल्टी हो गई। भाजपा के एक बड़े शीर्ष नेता से हम लोग बात कर रहे थे, वो कह रहे थे भाई हम लोग भी आश्चर्यचकित थे कि ओवैसी ने एकदम कैसे अपना बदल लिया। हमने कहा तो उन्होंने एक स्टैंड लिया। दूसरी बात यह है कि समय को लेकर हम सवाल उठा सकते हैं कि इस समय बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन पवन खेड़ा ने कहा सच्चाई तो है ना, भाजपा के पास कोई मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है। ये सवाल देर सवेर तो उठेगा ना, इस समय नहीं उठना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन होना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो
और आपके पास अच्छा आपने गैर सांसदों को भेजा है तो आप नकवी और शहनवाज हुसैन को भेज सकते थे, क्या दिक्कत थी भाई उसमें? और दोनों बहुत अच्छा पक्ष रखते हैं, अच्छे वक्ता हैं। जैसे आपने सलमान खुर्शीद को भेजा या गुलाम नबी आज़ाद को भेजा, तो आप अगर नकवी और शहनवाज हुसैन को भेजते तो आज तक पवन खेड़ा को मौका ही नहीं मिलता कहने का, क्योंकि ये प्रतिनिधिमंडल संसदीय प्रतिनिधिमंडल नहीं है, ये सरकारी प्रतिनिधिमंडल है, भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल। इसी उसमें सांसद भी गैर सांसद ज्यादा है, गैर सांसद कम है, लेकिन है गैर सांसद। तो मुझे लगता है ये थोड़ी चूक शायद हुई होगी, नाम जो भेजे गए उनमें से अगर इन दोनों को भेज देते तो ये और अच्छी बात होती। लेकिन ये हमारे अंदर की बात है। सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जो गया है, जो या भारतीय सरकार, उसने बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये अच्छी कूटनीति है। और फिर मैं कहूँगा कि यही नेहरूवियन पॉलिटिक्स है जिसको अटल जी ने कंटिन्यू किया था, कि सबको साथ लेकर के चलना। ठीक है, भारत सरकार अगर अब इस नीति पर आई है कि हम संकट के समय और राष्ट्रीय हित में सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये खुशी की बात है, स्वागत योग्य है। और मुझे लगता है भविष्य में भी भारत सरकार इसी नीति पर चलेगी तो देश का भी भला होगा और हम सबका भला होगा। नहीं, साथ दिख रहे हैं और साथ जिस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं वो बड़ा अहम हो जाता है। लेकिन समीर सर, शशि थरूर जब वहां पर कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर अपनी बात करते हैं, तो यहाँ पर एक होड़ मच जाती है ये बताने की कि भाई यूपीए के टाइम में भी बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, लेकिन हमने उसका कोई क्रेडिट नहीं लिया। अब अगर प्रधानमंत्री या बाकी बीजेपी के लोग जाकर बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, तो क्रेडिट ले लिया। आपको भी किसी ने रोका नहीं था, अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो फिर आप ये बात कह सकते थे। उसमें एक एंगल ये आ जाता है कि जब पवन खेड़ा जैसे नेता, जो बड़े करीबी माने जाते हैं हालाकमान के, जब वो ये कहते हैं कि आपका कोई मुस्लिम सांसद नहीं है या मुस्लिम नेता नहीं है, आपको हमसे उधार लेना पड़ गया, तो क्या उस वक्त भी वही डर था कि अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक डिस्क्लोज कर देंगे जो हमारा वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा? अभी भी आप सवाल इसीलिए उठा रहे हैं ये वाला कि भाई उनके पास तो है नहीं, हमसे उधार लेकर गए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में अपनी बात रखने के लिए भेजा है और उसको लेकर जिस तरीके से भारत के अंदर राजनीतिक बयान आ रहे हैं, मतलब सबसे पहला बयान तो मैं जयराम रमेश के बयान का जिक्र करूंगा, जो उन्होंने कहा था कि भाई सांसद भी घूम रहे और आतंकवादी भी बाहर घूम रहे। जिस तरीके से उन्होंने तरीके से, भले उनका इंटेंशन ये नहीं रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसे लिया कि आप आतंकवाद को और भारत के प्रतिनिधिमंडल को एक तराजू पर तोलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लग रहा है दुर्भाग्यपूर्ण बयान था जयराम रमेश जैसे बड़े नेता को इस तरह के बयान से, जब भारत देश का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कांग्रेस के भी 5 सांसद गए, हालांकि उसमें 2 सांसद नहीं है, सलमान खुर्शीद और आनंद शर्मा, कांग्रेस के 5 नेता उसके अंदर गए हैं, शशि थरूर उसके अंदर गए। ऐसे समय में जब भारत विदेश में अपनी बात रख रहा है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ और बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है और अपने यहाँ जमीन उपलब्ध करा रहा है, मुझे लगता है उस समय इस तरीके से बयानों से, फिर वो चाहे जयराम रमेश का बयान हो, चाहे फिर पवन खेड़ा का बयान हो, मुझे लग रहा है इस समय बचना चाहिए था। इस समय यह बयान देने की जरूरत नहीं है कि आपके बयान का कोई दूसरा देश फायदा उठाकर बताने की कोशिश करे कि भारत सरकार ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा है उसी को लेकर उस देश के अंदर मतभेद है। और किस तरीके से बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुस्लिम सांसद नहीं था, इसलिए वो कांग्रेस से उधार लेकर इसको भेजे जा रही है। मुझे लग रहा है यह आपसी एकता को कमजोर करने वाला बयान रहता है और देश की स्थिति विदेश में एक हास्यास्पद और कमजोर करने वाली प्रदर्शित होती है। विपक्ष को इससे बचना चाहिए। राजनीति ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर पूरी राजनीति करेगी, कर रही है, आप भी इसको लेकर राजनीति करोगे क्योंकि बिहार के चुनाव आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए इस समय जब प्रतिनिधिमंडल बाहर हो, इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। देखिए, पवन खेड़ा अगर इस बात को कह रहे हैं कि भाई अगर मुसलमानों को कोई सांसद नहीं है, तो ये पहली बार तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लंबे समय से 2014 के बाद देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मुस्लिम उम्मीदवारों से दूरी बनाई, जिस तरीके से कहा जा रहा है। ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने भेजा, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस को यह भी सोचना है कि जब कांग्रेस आपसे केंद्र सरकार ने नाम मांगे थे तो आपने शशि थरूर जैसे व्यक्ति का नाम क्यों नहीं दिया, जो पूरी दुनिया में वेल नोन चेहरा है, जो विदेश राज्य मंत्री रहा है, आपके पास एक अच्छे वक्ता है जिसकी एक अच्छे भाषा पे कमांड और जो बोलते अच्छा है, जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो रह चुका है, ऐसे व्यक्ति को आपको खुद को नाम भेजना चाहिए था। जब आपने नाम नहीं भेजा और केंद्र सरकार ने अगर उसे भेजा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसे अपनी पराजय या अपने को चुराने वाला एटीट्यूड के रूप में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस को भी शशि थरूर के बयानों को, जब आपके ही नेता है बाहर जाकर देश के पक्ष में बयान दे रहे हैं, तो आप उसे कांग्रेस से अलग क्यों मान के चल रहे हो? आप ये क्यों मान रहे हो कि शशि थरूर ने भारत सरकार का अगर पक्ष विदेश में जाकर रखा है तो वो कांग्रेस का विरोधी बयान हो गया है? अभी वो देश के प्रतिनिधिमंडल के नेता बनकर गए, अभी वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो देश की बात रखेंगे। वो सलमान खुर्शीद हो, वो आनंद शर्मा हो, या शशि थरूर हो, या वो ओवैसी हो, या सुप्रिया सुले हो, विपक्ष के बहुत से नेता गए। क्या कोई विपक्ष का नेता इस समय अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि नहीं देश का कर रहा है? तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस समय शशि थरूर
को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक बयान, चाहे वो उदित राज हो या पवन खेड़ा हो, एक असहज करने वाले बयान शशि थरूर को दे रहे हैं, मुझे लग रहा है पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए और कांग्रेस के इन प्रवक्ताओं पर, ऐसे नेताओं पर लगाम लगाना चाहिए कि भाई इस समय वो देश का प्रतिनिधि कर रहा है। रही बात अब पीओके को लेकर भी बात चल रही है, राजनाथ सिंह ने जो कहा है कि पीओके हमारे पास चल कर आएगा, वो कहेगा कि मैं भारत का हिस्सा हूँ। देखिए, भारत की कभी मंशा नहीं थी केंद्र सरकार की, जब हम ऑपरेशन सिंदूर करें या पाकिस्तान के आतंकवाद अड्डों को ध्वस्त करें तो हम पीओके को ले लें, यह कभी उनकी मंशा नहीं और कभी रणनीति का हिस्सा नहीं रहा। भारत सरकार इस बात को जानती है कि जिस तरीके से पीओके के अंदर स्थितियां उत्पन्न हो रही है, आने वाले समय में पीओके खुद भारत का हिस्सा बनने की स्थिति में आएगा और चलकर आने की स्थिति में आएगा, तब वो भारत का हिस्सा बनेगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लड़कर कोई चीज हथियार लेने से आप बहुत लंबे समय तक उसको अपने पास रख नहीं सकते, वो टूट कर जब भारत के पास आएगा तब ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। और सरकार की योजना होगी, कई योजनाएं होती है जो सरकार बताते नहीं है, सरकार के अंदर प्लानिंग चल रही होगी किस तरीके से पीओके को अपनी ओर ले जाए, इसके तमाम तरीके की रणनीति अंदर हो रहेगी। आने वाले समय में निश्चित रूप से तय है कि पीओके भारत का हिस्सा बनेगा, वो कब बनेगा, कैसे बनेगा, यह बस देखना बाकी है। लेकिन जहां तक प्रतिनिधिमंडल का सवाल है, देश का प्रतिनिधिमंडल है, पूरे देश के विपक्षी दलों के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के उसके अंदर सांसद है, वो पूरे देश का चेहरा बनकर विदेश के अंदर गए। उन्हें पार्टियों में बांटना और अपनी पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद और देश की जो संयुक्त भावना है उसके खिलाफ है। कांग्रेस को इस समय इससे बचना चाहिए था। ठीक है जयदीप साहब, बड़ा अहम है समझना। देखिए, कांग्रेस के नेता या विपक्ष के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर का सियासीकरण कर दिया गया, पीएम मोदी हर जगह जा रहे हैं, बीजेपी के नेता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है, कांग्रेस के लोगों को किसने रोका था? वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो जाकर ऑपरेशन सिंदूर किया नहीं था, देश की सेना ने किया था। आप भी निकालते तिरंगा यात्रा कि भाई हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम आप देखिए, हमारी सेना ने कर दिया। आप बताइए तो, हाँ, तो फिर आप ये कहने के कि भाई सियासत कर रहे हैं, आप आते ना ग्राउंड पे, आप बताते कि भाई देखिए हमारी सेना है। आप फिर जब पीछे की बात करते हैं कि हमने भी सेना को मजबूत किया, आप ये भी कर रहे हैं या सेना हमारी इतनी मजबूत हो गई, उस परिस्थिति में क्यों नहीं सियासत आ पा रही है? देखिए आदर्श, पूरे ऑपरेशन सिंदूर में दो पक्ष बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने आए हैं। एक पक्ष है उपलब्धियों का, शौर्य का, पराक्रम का, उत्साह का, और दूसरा पक्ष है कमजोरियों का, खामियों का। आवश्यकता यह है कि जो उपलब्धियां हैं, जो पराक्रम है, वो जो शौर्य है, उसका गुणगान, उसका बखान सार्वजनिक तौर पर किया जाए और खूब जोर से किया जाए। और जो कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं, उन पर चुपचाप खुफिया तरीके से, गुपचुप तरीके से काम किया जाए। अगर इस मोटी रणनीति को हम नहीं समझेंगे तो भटकाव होगा। और जो कांग्रेस का आपने सवाल पूछा है, वो भटकाव कांग्रेस के भीतर मुझे नजर आता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद अपनी रणनीति को लेकर स्पष्ट नहीं है। अगर जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं पर पवन खेड़ा जब कह देते हैं कि देखो कोलंबिया ने तो पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया, और उसी कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर जो कोलंबिया से मिलकर आए, वो कोलंबिया को मजबूर कर देते हैं कि वो अपना आधिकारिक बयान बदल दे, तो ये समझ में आता है कि आपकी दिशा क्या होनी चाहिए। उपलब्धियां ये हैं कि हमने पाकिस्तान को रोका, और जब हम अजरबैजान में दिए गए शहबाज शरीफ के बयान को जो मंच से दिया है, और जहां पर आसिम मुनीर भी मौजूद थे, और वो जब कहते हैं कि हम तो बड़े फजर की नमाज के बाद भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके पहले भारत ने ब्रह्मोस दाग दी, इसका मतलब हमारा इंटेलिजेंस बहुत पुख्ता था। हमें सही जानकारी थी कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में वहां से एक बड़ा पलटवार होने वाला है, और उसको निस्तानाबूद करने के लिए जिस तरह की कार्रवाई सेना ने की है, जो इंटेलिजेंस था, जो पूरा सिंक्रोनाइज समन्वित प्रयास था, उसकी सराहना करनी चाहिए। ये जरूर है कि शुरुआत के 2-3 दिनों में जो इंफॉर्मेशन वॉर है, जो सूचना का युद्ध है, उसमें जिस तरीके से हम कमजोर पड़े, वो अचानक से फिर जब तीनों डीजीएमओ बैठे, प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला, और ये जो प्रतिनिधि मंडल भेजा है, ये तो मास्टर स्ट्रोक था। उसके प्रभाव को भी हम देख रहे हैं। कांग्रेस अगर कह रही कि दुनिया के मंच से हमें उस तरह का समर्थन नहीं मिला, तो ये बात ठीक है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए ये प्रतिनिधिमंडल भेजा गया ना। मुझे लगता है कि अगर आज से 2-3 महीने बाद जब इसका पूरा गुबार शांत हो जाए, और तब कांग्रेस ये कहती कि उस वक्त ये कमियां थी जिसको हमने देश हित में उजागर नहीं किया, तो शायद कहीं कांग्रेस मजबूत विकेट पर होती और एक बेहतर स्टैंड ले पाती है। एक तरफ जय हिंद यात्रा भी निकालेंगे, आप कहेंगे हम सेना के साथ हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा को भी इसका बहुत ज्यादा राजनीतिक लाभ तो लिया जाएगा, दोनों तरफ से लिया जाएगा। आपकी कमजोरी पर विपक्ष प्रहार करेगा, और आपने चूंकि ये किया है, आपके नेतृत्व में हुआ, तो आप उसका गुणगान करेंगे। लेकिन किस हद तक, वो हद अगर भाजपा तय नहीं कर पाएगी तो ये सेल्फ गोल भी हो सकता है, ये उल्टा भी पड़ सकता है। और भारतीय जनता का मानस भी वैसा ही है, वो अति किसी चीज की सहन नहीं करती है। अगर इसका यश लेने में, इसका गुणगान करने में, इस उपलब्धि का श्रेय लेने में भाजपा ने अति कर दी, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है, वो गलती कर रहे हैं। इसकी अति करना उनके लिए बुरा होगा। ये तो अच्छा हुआ कि हर घर सिंदूर भेजने की खबर झूठी निकली, फेक निकली, गलत निकली।
अगर ये प्रयोग करने की सोची भी जा रही थी तो इससे खराब कोई प्रयोग नहीं हो सकता था, ये स्पष्ट रूप से सोची गई होगी। लेकिन अगर उन्होंने देखिए आधिकारिक रूप से अगर उसको खारिज कर, उसका रिएक्शन जो आया अच्छा है, उनके लिए वाटर टेस्टिंग हो गई। देखिए मैं उनके आधिकारिक बयान पर जा रहा हूं, अगर ऐसा सोचा भी गया था, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ऐसा सोचा भी गया था तो एक गलत खराब रणनीति थी। आप देश की सेना के साथ खड़े हो सकते हैं, और चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि भारत ने वो कर दिखाया जिसका सोचा भी नहीं गया था, तो आप कीजिए, लेकिन उसकी एक सीमा तय होनी चाहिए, उसकी हद तय होनी चाहिए। समीर सर, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, उस समय वो शायद रह गई थी कि जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बैठने की बात थी और विपक्ष के नेताओं से नाम मांगे गए थे, तो मुझे लगता है कांग्रेस को राहुल गांधी का भी नाम देना था। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में अगर जाते विदेश में और बात देश की रखते, तो मुझे लगता है ये राहुल गांधी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी होती है कि देश की सरकार के साथ विपक्ष का नेता भी आकर बता रहा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था और क्यों भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके जो आतंकवादी के जो ठिकाने खत्म करने का काम किया। आप प्रियंका गांधी को भी नाम दे सकते थे, प्रियंका गांधी भी जा सकती सांसद के रूप में। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की ये चूक हुई है। राहुल गांधी अगर जाता है तो कांग्रेस की छवि, राहुल गांधी की छवि और देश की स्थिति और मजबूत करता है। विपक्ष का नेता खुद आकर दुनिया में ये बात बता रहा है कि भारत सरकार ने किस तरीके से किया है। कांग्रेस यहाँ पर मुझे लगता है एक रणनीतिक चूक की है। और इस पूरे प्रयत्न की उपलब्धि यह है कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र में भेजे जाने को एक हम हमेशा प्रतीक के रूप में, वो अपवाद नहीं बना है, वो एकमात्र उदाहरण बन के नहीं रहा है। हाँ। अब शशि थरूर हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, इन लोगों के उदाहरण ज्यादा मुखरता से लिए जा रहे हैं कि वो जिस तरीके से भारत की तरफ से बात रख रहे हैं, वो भारत के सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। हाँ, और ये जरूरी है। लेकिन सर, मैं केवल एक चीज़ और ये कहूँगा कि जो भी रिएक्शन कांग्रेस तरफ से आ रहा है, देखिए एक बात हमको थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में, जैसे अवधेश जी ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए ये सिर्फ नहीं, एक अलग मैसेज गया है भारत के बारे में। आप ये देखिए, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि कुछ घटनाएं, हालांकि मेरे पास कोई अभी वो नहीं, लेकिन जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, आप ये देखिए कि भारत अभी आज ही आया है, 7.2% की ग्रोथ हमारी रही है इस क्वार्टर में, और ओवरऑल निकल के आया 6.5। IMF, जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सब ये कह रही हैं कि अगर भारत इसी गति से बढ़ता रहा तो एक दिन वो बहुत सारी चीज़ों को, मतलब थर्ड इकोनॉमी तो हम हो ही जाएंगे। आज की तारीख में आप ये देखिए, कुछ ताकतें जो टॉप पर हैं, बैठी हुई हैं, मैं नस्ल या रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि एशिया में एक और सुपर पावर आए। इसलिए आप, जो मैंने पहले कहा था कि जिस दिन एप्पल ने अनाउंस किया था कि हम भारत में शिफ्ट करेंगे चाइना का, उसके कुछ दिन बाद ही ये घटना होती है। और आप देखते जाइए सारी चीज़ों को। भारत ने, पाकिस्तान तो छोड़िए, जिस तरह से जो हथियारों का पूरा एक व्यापार चल रहा है, जो बड़े बड़े देश हैं, जाहिर सी बात है चाइना है, अमेरिका है, और तो फ्रांस है, और तो कोई है नहीं, 3-4 देश हैं। जिस तरह से हमने ये उसकी हवा निकाल दी डिफेंस सिस्टम की, सारी चीज़ों की, उसके बाद से आप देखिए कि पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया है। एक पहली बार तो लोगों को ये लगा दुनिया में कि भारत 11 सालों में या पहले से उससे चल रहा हो। मैं नहीं कहता कि बीजेपी यही हो, लेकिन हमारे DRDO ने और सारे हमारे साइंटिस्टों ने जिस तरह के हथियार निकाले, और अब तो उनके पाक के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार कर लिया है कि जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ भी जाकर के गिरा है। यह कम से कम इतना तो कैपेबिलिटी है। और चाइनीज़ हथियारों को और टर्की के ड्रोन, ये सब खत्म हो गए। तो पूरे जिस तरह से पूरी दुनिया के 12-14 देश अभी से लगे हुए हैं ब्रह्मोस खरीदने के लिए, तो एक बहुत बड़ा वो ताकतें, आप समझ लीजिए कि जिन ताकतों को ये लगता था कि भारत को दबाया जा सकता है, सारी चीज़ें की जा सकती हैं, अभी भी प्रेशर टैक्टिक्स है। F-35 खरीदने के लिए अभी भी दबाव पड़ रहा है, लेकिन भारत Su-52 की तरफ जा रहा है। तो आज मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ऐसे मौक़ों पर हम जो भी रिएक्शन दें, थोड़ा सा आपसी राजनीति से थोड़ा उठ करके भारत के भविष्य को देखते हुए, निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की तरफ से एक मैसेज दिया है कि भारत अकेले अपने बूते पर कैपेबल है महाशक्तियों से भी दो हाथ करने के लिए। ये मैसेज बहुत बड़ी मैसेज है, मैं ये कह रहा हूँ। और हम कुछ भी रिएक्ट करें, हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसको लेकर के हमारे, जैसे यही हुआ है ना कि कोई मुस्लिम नहीं, आपने भी ले लिया। हालांकि ये बातें भारत में कोई नई नहीं है।
बार बार कहा जाता है बीजेपी के पास कोई मुसलमान नेता क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कि ये उसमें कोई वो तथ्य नहीं है, कहीं से भी गए। अब असदुद्दीन ओवैसी को ले गए हैं, सलमान खुर्शीद को ले गए हैं, अगर मान लीजिए अपनी पार्टी के ले जाते तो एक आध शायद 10 कम हो जाते। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि सलमान खुर्शीद गए, ओवैसी गए। उन लोगों का जो बयान है कि विपक्ष में रहते हुए भी जिस तरह से वो देश के बारे में कर रहे हैं, बीजेपी का एमपी जाके क्या कर लेता। वो फिर आप उस पर भी सवाल उठाते कि भाई और किसी को आप लेकर ठीक है विनोद सर। लेकिन एक चीज़ देखिए, एक बयान जो मैं इस चर्चा में लाना चाहता हूँ एयर चीफ मार्शल का, रक्षा मंत्री के सामने, उसी पे बोलने वाला था। मैं उसी पर आ रहा हूँ क्योंकि एयर चीफ मार्शल का अमरप्रीत सिंह साहब का ये बयान है। उन्होंने जो सवाल उठाया, रक्षा मंत्री के सामने ये सवाल उन्होंने उठाया। अभी सर ने कहा कि हमको तैयार होना होगा, हम SU-50 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। हम जब MCA की बात करते हैं 2000 में इसके बारे में सोचा गया था, सन 2000 में, और 2025 में आके हम इसको अभी मंजूरी दे रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2035 में शायद हमको पहला प्रोटोटाइप मिल पाएगा या 30 में मिल पाएगा, हम उसको उड़ाकर देख पाएंगे, फिर उसमें जो डेवलपमेंट करना है वो कर पाएंगे। तब तक चीन का जो रेशियो है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का वो शायद 1500 के आसपास पहुंचा चुका होगा। वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट साल में 100 बढ़ाने वाला है। और अभी जो स्थिति है जिसकी ओर इशारा इन्होंने किया एप्पल वाली बात को लेकर, पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक तो चीन की दिख रही है ना अभी के हिसाब से, तो तैयारी तो हमको उस हिसाब से करनी होगी। और अमरप्रीत साहब ने जो कहा, उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों साइन कर रहे हो जो कब पूरा होंगे भगवान भी नहीं जानता। ये वाली एक परिस्थिति है, तो हमको क्या उस मोड को चेंज करना होगा? हम कर पा रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं आगे? देखिए जदीप जी ने दो बातें बड़ी अच्छी कही, मतलब सारी बात अच्छी कहते हैं, दो बातें हैं जिस पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था इसी को लेके। उन्होंने कहा कि अपनी कमियों को भी हमको देखना चाहिए और ज़रूरी है, हम उसे सार्वजनिक न करें, हाँ। लेकिन उस पर हमको विचार करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई में हमारा नुकसान नहीं हुआ होगा या हमारी कोई कमियां सामने नहीं आई होंगी। पाकिस्तान को तो ठीक है, जो हमने करना था कर दिया, उसकी चर्चा भी हुई, होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे भी कुछ कमियां सामने आई होंगी ना जो रक्षा क्षेत्र के लोग समझते होंगे, तो हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो एयर मार्शल हमारे एयर चीफ AP सिंह ने कहा है, वो मुझे लगता है उसका एक संकेत है कि भाई आप कब तक जो है आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ऐसे वादे करते हो जो पूरे नहीं कर सकते। और ये आज पहली बार नहीं कहा है, फरवरी में भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया और जब पद संभाला था तब भी। और आप याद करिए जब जनरल विक्रम सिंह आर्मी चीफ थे तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को, जिसमें कहा था कि हमारे पास सिर्फ 1 महीने का लड़ने का गोला बारूद है, उसके बाद वो है ही नहीं। ये तब तो कहीं ना कहीं समस्या ये है कि चाहे कोई सरकार रही हो, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हमारी विदेश नीति तो मुकम्मल है, जो उसमें एक कंटिन्यूटी है, उसमें एक थोड़ा बहुत होता है हेर फेर। इसराइल को लेके पहले हमारी दूरी थी, हम नजदीक हो गए, लेकिन पैलेस्टीन को हमने नहीं छोड़ा। तो वो एक न्यूट्रलिटी वाली हमारी पॉलिसी है, लेकिन हमारी डिफेंस पॉलिसी नहीं है। आज तक भारत सरकार ने अपनी कोई मुकम्मल रक्षा नीति नहीं बनाई है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकारें बदलती हैं, रक्षा नीति बदल जाती है, रक्षा की प्रायोरिटी बदल जाती है। डिफेंस बजट GDP के हिसाब से जो 2.3 था वो 1.9 हो गया है GDP के रेशो में, अगर उसको देखें। वैसे तो क्वांटम बढ़ा है, क्वांटम इसलिए बढ़ा है, बजट का क्वांटम बढ़ा है तो वो भी बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल जो है उसमें कमी है। और हमने हमारे यहाँ एक पाकिस्तान की जो ग्रंथि है ना सबके दिमाग में, वो जनता के दिमाग में भी है और वो शासक वर्ग के दिमाग में भी है, जो भी ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, कि हम सारी तैयारी पाकिस्तान के हिसाब से करते हैं। पाकिस्तान ने F-16 लिया तो हम सुखोई ले लेंगे, पाकिस्तान ने ये क्या, अरे हमको चाइना के हिसाब से पूरी तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान आपका प्रतिद्वंदी क्या, अब वो अमेरिका ने बना दिया है, हाइपरनेशन कर दिया है, उसको बराबर कर दिया है, लेकिन वैसे तो यथार्थ में तो नहीं है। जैसे रामपाल जी ने कहा कि वो फेल्ड, वो नेशन है ही नहीं, एंटी इंडिया नेशन है। तो पाकिस्तान, हमारी पूरी डिफेंस पॉलिसी पाकिस्तान सेंट्रिक रही है, ये एक बड़ी कमी है। और इसीलिए हमारे जो संस्थान, रक्षा संस्थान है, उनमें भी लेथार्जी रही है। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर का एक बड़ा सबक ये है। बस सबक की बात कर रहा हूँ, उपलब्धियां तो हम सब जानते हैं और हमने गिनाई भी है और गिनानी चाहिए। सबसे बड़ा सबक ये है कि हमको अपनी तैयारी जो है और मुकम्मल करनी पड़ेगी और शुतुरमुर्ग वाला जो प्रवृत्ति है उससे निकलना पड़ेगा कि भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और उस पर बैठे रहें। क्योंकि पाकिस्तान भी बैठा तो नहीं रहेगा ना। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो भी तो उसकी जो बर्बादी हुई है उससे वो भी सबक ले रहा है। हाँ। और वो जिस तरह अभी 22,000 करोड़ का उन्होंने रूस से करार किया कि नहीं किया, अभी बिल्कुल 2 दिन पहले किया है, तो कहीं वो भी भागदौड़ कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, और चीन उनके पीछे है। आपने कहा कि बंदूक चीन, पाकिस्तान कंधा हाथ पाकिस्तान का, बंदूक चीन की। तो हमको इस हिसाब से भी दोनों फ्रंट्स की लड़ाई को देखते हुए कि कल को अगर लड़ाई इस स्थिति तक पहुंच जाए कि हमारा ईस्टर्न फ्रंट भी खुल जाए,
तो हमको उसकी भी क्या तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, कहना बहुत आसान है कि हम दुनिया को सबक दे देंगे, हम इतनी बड़ी महाशक्ति बन गए हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं है। परवाह तो करनी पड़ेगी हमको, अपनी कूटनीति की भी, विदेश नीति की भी, और इसीलिए डेलीगेशन भेजा गया है। परवाह है हमको, परवाह यह है कि विश्व जनमत हमारे साथ रहे मुकम्मल तौर पर। ये विदेश नीति का हिस्सा। और एक बात मैं कह दूं कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में अगर सबसे ज्यादा सफल कोई हुआ है तो रक्षा मंत्रालय सफल हुआ है, डिफेंस फोर्सेस सफल हुई है, और इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बधाई के पात्र हैं। ठीक है, ये बढ़िया बात आप कह रहे हैं। और देखिए, सब हर कोई ये बात कह रहा है, लेकिन अवधेश सर, तैयारी जिस लेवल की होनी चाहिए, जो बात विनोद सर कह रहे हैं और जिस बात का इशारा खुद एयर चीफ मार्शल कर रहे हैं, सवाल ये है कि जब हम चीन के बारे में सोचते हैं और दूसरी तरफ हम भाषणों में कहते हैं कि भाई पीओके बहुत जल्द हमारे साथ होगा, छोटा भाई आ जाएगा, लेकिन बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड के तो कुछ होता नहीं, अपने से थाली में पीओके आएगा नहीं। उसकी तैयारी है क्या हमारी? क्योंकि चीन का भी तो स्टेक अब लग गया ना, पाकिस्तान ने चाहे जो भी सोच के चाइना का भी स्टेक वहां पर करवा दिया, तो आपको तो दोनों से निपटना पड़ेगा। देखिए, पीओके एक, अरे वो अपने आप में एक प्रश्न नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं, और कठिनाई यही है कि इतना कुछ होने के बावजूद अब भी हम लोग उसे माइक्रोस्कोप में घुस के बातें कर रहे हैं। समस्या यहाँ है, जब कोई बाढ़ आती है, जब बाढ़ आता है तो अनेक सारी गंदगियां उसमें धुलती हुई और नदी चौड़ी चली जाती है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो जब आप उस लेवल पर विचार करते हैं ना, तो फिर वैसा होता है। देखिए, किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान के आधार पर भारत अपनी रक्षा नीति बना रहा है। भारत की रक्षा नीति का विस्तार तो 2015-16 में उसी समय हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने 16 में कहा कि भारत हिंद महासागर का सुपर पावर है और उसकी देखरेख भारत को करनी चाहिए। और जो पहले एशिया पैसिफिक कहा जाता था, उसने कहा नहीं, अब ये इंडो पैसिफिक कहेंगे, और इंडो पैसिफिक उसका नाम अब हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पर। और आप देखेंगे कि हिंद महासागर में इंडोनेशिया से लेकर सभी देशों के साथ धीरे धीरे हमारे डिफेंस कांटेक्ट हुए हैं, और बहुत सारी चीजें हम पहले से उनको, जो हमारी सीमाएं है उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरे देशों से समझौता करके उनको विश्वास में लेके उनकी रक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, जो चीन का एक पूरा क्यूराइल द्वीप से लेके उधर है। तो ये उस लेवल की तैयारी नहीं है। चाइना का देखिए, चीन हमारा कभी पड़ोसी नहीं था। चीन का वाल जो देख लीजिए वो है। तो एक भारत की जो चुनौतियां हैं, वो भारत के जो लॉन्ग टर्म हमारे रक्षा नीति, बाकी उसके हिसाब से तैयारियां चल रही है। लेकिन बरसों तक, अब यहां मैं नहीं चाहता था कि नेहरू जी का, क्योंकि नेहरू जी हमारे पूर्वज हैं, पहले प्रधानमंत्री रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, कि अब फिर से उनका नाम आया, उनके बारे में कुछ बोलना पड़े, जो व्यक्ति डिफेंस चाहते ही नहीं थे कि इस ढंग से होना ही नहीं चाहिए, जो 1962 के युद्ध में जूते तक नहीं रहे, और बहुत सारी चीजें आई है उस समय। और एक भाव उनका था कि विश्व में शांति होनी चाहिए, एक रोमांटिक भाव था, रोमांसवादी, उसमें देश का कवारा निकल गया है। दूसरी बात जो यूपीए सरकार की हो रही है, तो आपने अभी एक वीडियो वायरल है, हम लोग तो रोज उस समय लिखते पढ़ते थे, उस समय के रक्षा मंत्री का, एंटनी का, जब पूछा गया कि भाई कब आएगा फाइटर, बोला कि इस बार तो उम्मीद नहीं करिए, अभी हमारे पास बजट नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं, कब आएगा नहीं कह सकते हैं। कम से कम वो स्थिति इस समय नहीं है। दुनिया की परवाह तो करनी ही पड़ती है, बगैर परवाह के नहीं चलती है, ऐसा नहीं है कि हाँ। लेकिन ये जो प्रतिनिधि मंडल गया है, इस टाइप का प्रतिनिधि मंडल भारत ने कभी विश्व में भेजा नहीं, दुनिया के किसी देश ने कभी नहीं भेजा। आप इसको देखिए, इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल कभी सुना है आपने, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से पाकिस्तान, सोमालिया को छोड़ के बाकी सबके पास हम जा रहे हैं। ओआईसी में तुर्की, अजरबैजान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, तो हम लगभग मोटा मोटी बहुत सारे देशों के पास जा रहे हैं। तो इस टाइप से तो मतलब कभी प्रतिनिधि मंडल गया ही नहीं था ना, ये फर्स्ट टाइम है, तो इतना छोटे स्तर के लिए तो गया नहीं होगा। और गए हैं तो ये सांसदों को भेजना, हम अपने सांसद को भेजते, भारत के प्रतिनिधित्व मांगने गए, वो बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल है, एक चयन किया है, और वैसे रिस्क था कि सलमान खुर्शीद जा रहे हैं वहां असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं, वहां सुप्रिया सूले जा रहे हैं, तो जाहिर है जाने के पहले भी तैयारी हुई है। इतनी तैयारी से भी नहीं गए थे, जितने इंफॉर्मेशन है, जिस ढंग से जो उन लोगों के साथ कांटेक्ट है, विदेश मंत्रालय का, दूतावास का है, एनएसए के कार्यालय का है, पीएमओ ऑफिस का है, रेगुलर कांटेक्ट में रहना, कहाँ क्या उपलब्ध है, देन एंड देयर कोई जानकारी नहीं है तो उपलब्ध कराई जाए, सब तैयारी से गई है। तो एक लॉन्ग टर्म भारत खड़ा है। और जहां तक आपको एएमसीए का प्रश्न है, तो एएमसीए मुझे लगता है कि 2028-29 तक तो जरूर हम कुछ न कुछ उस मामले में करेंगे।
और उस दिशा में चूंकि धीरे धीरे स्वावलंबी बने हैं कि हमारे देश में आइए बनाइए, हमारे पास क्षमता अभी जो है उसकी हम उसका बिल्कुल समझ हो गया। ऐसा थोड़ा है कि हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन समझ होते हुए भी हम विकसित कर सकते हैं। आत्मविश्वास अपने वैज्ञानिकों को वो दे सकते हैं, देश के अंदर आत्मविश्वास कर सकते हैं। जहां तक नैरेटिव का सवाल है, शुरू में नैरेटिव तो 2 दिन जैसा जयदीप जी ने कहा बिल्कुल सही है, उसके बाद से लेकिन नैरेटिव भी काम से चेंज हो जाता है। तो धीरे उम्मीद करेंगे कि वो उस तरह का काम हो जाए, धीरे धीरे वो काम हो रहे हैं और आपको चेंज होगा। और पीओके जो है ना, पीओके के बारे में एक समय आएगा कि पीओके के लिए बहुत कुछ, जब पाकिस्तान नो मोर होगा। आज बोल रहा हूँ, लास्ट जो है अभी आज जो बलूचिस्तान है, आपने देखा है कई जगह सेना के गाड़ियों पर बलूच के झंडे लगे हुए चला, टीवी पर दिखा रहा है। कई सरकारी दफ्तरों पर बलूचों ने अपना झंडा गाड़ दिया है, एक बड़ी लड़ाई चल रही है वहां। तो भारत को बहुत कुछ नहीं करना है, 30-35 हजार करोड़ रुपया अपने बजट का बलूचिस्तान में, सिंध में, उधर खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में डालना है। और जो विदेश में उनको ले होगा उनकी मदद करनी है, हमको टेररिज्म नहीं फैलाना है। ये सब कोशिश करेंगे, चीजें अपने आप आएगी, काहे चिंता कर रहे हैं। समीर सर, लगता है भारत को जो चाइना से वो आर्मी से ज़्यादा आर्थिक चुनौतियां ज़्यादा है इस समय के अंदर होगी। भारत और अगर चीन का आप देखेंगे तो व्यापार घाटा $100 अरब पे पहुंच चुका है इस समय। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भाई आप स्वदेश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करो, लेकिन समस्या ये भी कि स्वदेश में क्या उतना उत्पादन होता है कि हम चाइनीज़ की चीज़ें छोड़ के इस्तेमाल करें। हालांकि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था बहुत अच्छे स्तर पर गया है, समय लगेगा। लेकिन चीन से जो चुनौती सबसे बड़ी मिल रही है दुनिया को हो, खासतौर से भारत को, वो आर्थिक पक्ष पर है कि जिस तरीके से चाइना से बनने वाला सामान भारत के अंदर आ रहा है, जिस दिन भारत अपने दम पर सब चीज़ें बनाने लगेगा और स्वदेशी उत्पाद इस्तेमाल करने की स्थिति में आएगा, मुझे लगता है उस समय चीन को असली झटका लगेगा। सिर्फ हथियार बना देने से चीन के मुकाबले मुझे लगता है चीन से हम लड़ नहीं पाएंगे। चीन को आर्थिक रूप से चुनौती देना सबसे बड़ी चुनौती भारत सरकार के सामने, वो कैसे देती है आने वाला समय ही बताएगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि देखिए एक बार समग्र चुनौती है, इंटीग्रल चुनौती है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा भी था। आपके पेट में अन्न से लेकर आपके कपड़ा, आपका भूगोल, आपके इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, आपकी शक्ति, सबके लिए मेजर जो हमारे लिए नहीं है, संपूर्ण दुनिया के सबके लिए। और हमारे लिए कुछ ज्यादा है ना, हमारे तो बगल में बैठा है और हमको ज्यादा परेशान कर रहा है। उस लेवल पर अभी भारत को पहुंचने में, लेकिन आत्मविश्वास रखना चाहिए ना देश को। नहीं, पॉजिटिव बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन हमें तेजी भी तो दिखानी होगी सर, जो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप सालों से इस पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए लोगों की राय एक बार मैं जल्दी से, सर मैं एक बार, अच्छा एक मिनट, एक बार कमेंट्स में पढ़ के सुना दूं। देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलग अलग लोगों की राय है। एक व्यक्ति लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट मोदी जी को नहीं देने वाले बेईमान हैं, देशभक्त उन्हें कभी सपोर्ट नहीं करते। देखिए मनोज पराशर लिखते हैं कि पवन खेड़ा का जो बयान है वो मुस्लिम सांसदों का घोर अपमान हुआ है उससे। पवन जी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपने ही सांसदों की बेइज्जती करने लगे। देखिए शांता लिखते हैं कि 1971 में भारत के कितने विमान करे थे, क्या कांग्रेस गिरे थे, क्या कांग्रेस ने कभी इसके बारे में जानकारी दी। और सुधा चौधरी लिखती हैं कि जनता ने सरकार का साथ दिया है लेकिन विपक्ष ने ईर्ष्या में आकर विरोध के सिवा कुछ नहीं किया। जगदीश पुरोहित लिखते हैं कि राहुल गांधी का काम है सवाल पूछकर चीन और पाकिस्तान को खुश करना, मोदी का काम है देश के काम करना। तो इस तरह के भी रिएक्शन दर्शकों के हैं। नहीं, ये तो मेजॉरिटी जो है वो तो हाँ, मतलब सरकार के पक्ष में। हाँ, वही कह रहा हूँ। देखिए बहुत सारी चीज जो इसको उसमें नहीं, केवल एक लाइन कह रहा हूँ। लेटेस्ट क्या है, रसिया लोवारोव का जो स्टेटमेंट आज आया है, रसिया, इंडिया, चाइना, ये 3 का एक्सेस बनाने का उनका बहुत पहले से भी था और अब ज़्यादा जोर उस पर जा रहा है। और जो इंडिया पैसिफिक आप कह रहे थे, इंडो पैसिफिक, उसका रसिया ही विरोध कर रहा है, कह रहा है इसमें अमेरिका की चाल है। रसिया कह रहा है एशिया पैसिफिक ही रखो इसको, इससे भारत का कुछ नहीं होता। इंडो पैसिफिक करके वो बंटवारा करना चाहता। तो खैर बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं और चाइना को भी भारत की बहुत ज़रूरत है इस समय। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। व्यापार तो देखिए करते हैं और कोई परमानेंट नहीं, कल को पाकिस्तान को छोड़ सकता है अगर भारत आ जाए तो। एक एक्सिस इस समय अमेरिका के खिलाफ जो बनने का चल रहा है एशिया में, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था। चलिए, नहीं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो जो अहम आप इशारा कर रहे हैं उसी को लेकर सब लोग। लेकिन जयदीप सर एक आखिरी सवाल, जो परिस्थिति बनी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसको लेकर जिस तरीके से सियासत हुई, सारी बातें लगभग हमने चर्चा की, लेकिन इन सब में एक बड़ा मैसेज ये है कि क्या हमको अब तैयार भी उसी हिसाब से होना होगा और जो चुनौती हमने अब दे दी है
या वही एक जो अपनी इमेज पे हमने ले लिया कि भाई हम ऐसा करके दिखाएंगे। मैं पीओके से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ आतंकवाद को जवाब से जोड़ रहा हूँ, पाकिस्तान को सबक सिखाने से जोड़ रहा हूँ। उसको हमको आगे बढ़ के दिखाना होगा, क्योंकि अभी जितनी जनता के मन में उद्वेलित शब्द पता नहीं कितना सही है, आप बताइएगा, जनता जितनी उद्वेलित हुई इसके बाद कि भाई सीज फायर क्यों हो गया, क्या उसकी जगह कुछ और हो सकता था? जनता का उद्वेलित होना अपनी जगह ठीक है, स्वाभाविक है, और जिस तरीके से वो सीज फायर हुआ था उसको लेकर सभी को चौंकना बहुत स्वाभाविक था कि उस वक्त लड़ाई जिस स्तर पर थी तो हमको ये लग रहा था कि ये जाए, लेकिन हमें पीछे की चीजें नहीं पता होती, कभी भी नहीं पता चलेंगी। वो एक अलग विषय है, उसमें फिलहाल हम नहीं जा सकते क्योंकि अब सीज फायर हो चुका है, सत्य तो यही है, उसी सत्य के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन इस पूरी लड़ाई ने जो कुछ भी उद्घाटित किया, मैं उसी को, उसने हमारी उपलब्धि, क्योंकि हमें अगर ब्रह्मोस निकालनी पड़ गई ना तो उसकी नौबत क्यों आई, ये भी तो पीछे का सवाल है। और उसकी नौबत आई, उस पर हमें अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जिस तैयारी के साथ, हमने 21 ठिकाने तय किए थे ना, तो हम उनमें से 9 पर हमला कर पाए पहले दिन, पूरे 21 पर हम नहीं कर पाए। फिर हमने उसके बाद अपनी जो कुछ भी नुकसान हुआ होगा उसका आकलन किया है। फिर हमने देखा कि इसके जवाब में पाकिस्तान की बड़ी तैयारी है, उसका हमने प्रत्युत्तर उसी वक्त दे दिया और उसको वहीं दबा दिया, और जिन भी कारणों से हमें वहीं पॉज का बटन दबाना पड़ा, लेकिन हमने एक उंगली ट्रिगर पर रखी हुई। हम बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, जिससे कम से कम उनके पास डर बना रहे कि इसकी तरह की हिमाकत नहीं करें। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बातें हम यहाँ पर इस तरह की बहस में करते हैं, चर्चाओं में करते हैं, उससे कई ज्यादा बड़ी बातें स्ट्रेटेजिक वॉर रूम्स में हो रही होंगी। वो लोग युद्ध नीति को, इन गहराइयों को हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर समझते हैं। अगर उनके पास उतनी शार्प इंटेलिजेंस थी और वो जाकर सीधे सीधे, दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने कह दिया कि किसी भी परमाणु शक्ति के घर में घुसकर इस तरह का हमला किसी और ने नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि भारत अकेला रहा, अकेलापन, हमने उस अकेलेपन को भले ही महसूस किया, लेकिन वो इसलिए भी तो नहीं आया, वो देखना चाहते थे ना कि इस लड़ाई में भारत का क्या होता है, पाकिस्तान का क्या होता है, चीन और तुर्की की सम्मिलित ताकत के बावजूद पाकिस्तान क्या कर पाता है। वो सब ने अपने अपने स्तर पर आकलन कर लिया। भारत को यह समझ में आ गया कि कोई साथ में नहीं भी आए तो हम लड़ने में सक्षम है, लेकिन केवल इतनी तैयारी काफी नहीं है। अब पैदल सेना भेजकर सीमा पर लड़ाई लड़ने वाले जमाने पीछे रह चुके हैं। अब जो तकनीक की लड़ाई होगी, एआई की लड़ाई होगी, उपकरणों की लड़ाई होगी, उस उपकरणों की लड़ाई में हमको कहीं और ज्यादा तैयारी दिखानी पड़ेगी, कहीं तेजी से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। दुनिया साथ आए ना आए, हमारी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम वो करने में सक्षम हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। इस राजनीति होती रहेगी, राजनीति हो या ना हो, ये जो लोग प्रवक्ता हैं, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उनको तय करना चाहिए कि कितनी और किस हद तक की राजनीति इसको लेकर करें। लेकिन हाँ, जो सबक हमको मिले हैं वो मुझे लगता हमने लिए होंगे। जिस ट्रिगर की बात रामकृपाल जी शुरुआत में कर रहे थे, उस ट्रिगर का जिक्र इसी शो में हमने कई बार किया है, और हमने उन बिंदुओं को अपने अलग अलग पैकेजेस में जोड़ा भी है कि अगर चीन से एप्पल की फैक्ट्री हटने की बात होती है और उसके ठीक बाद, मतलब 18 या 19 अप्रैल को बड़ी घोषणा हुई, उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हो जाता है और उसके बाद ऑपरेशन सिंधु, तो ये सारी घटनाओं के तार अगर हम जोड़ लें तो हमको समझ में आता है कि दुनिया किस कदर हमारे खिलाफ है, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारी भी तैयारी, दोनों, मैं इस शब्द का खास तौर पर इस्तेमाल करूंगा, दोनों भीतरी और बाहरी स्तर पर हमारी तैयारी कहीं ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। छोटी लड़ाइयों का वक्त नहीं है, आपसी लड़ाइयों का वक्त नहीं है, आपस में बाद में निपट लेंगे, पहले दुनिया से और दुश्मनों से निपटते हैं। ये बड़ी बात है। जल्दी से तैयारियां भारत को अपनी हर समय बिल्कुल टॉप लेवल की रखनी होंगी, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि उन्होंने कहा है कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो अब देश ये वेट करेगा कि आगे इनका, अच्छा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चालू है, चालू में क्या है हमें नहीं पता, हो सकता है पीछे की तरफ कुछ और तैयारी हो। लेकिन अब चूंकि आतंक के जो बड़े बड़े नाम हैं, हाफिज सईद हो गए, मसूद अजहर हो गए, या जो बाकी, या पाकिस्तान में जो उनके आर्मी चीफ हैं, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, उसमें से कोई हमारे पास अभी हमारे कब्जे में नहीं आया है। जो 4 आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में लोगों को भुना, उसमें से कोई हमारे हाथ नहीं आया है। तो वो लोग चुपचाप बैठ के सिर्फ अब अपने देश में शोक मना रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। तैयारियां उधर भी हो रही होंगी, और हमने जब ये डिक्लेयर कर दिया है कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, तो अब सरकार को अपनी तैयारी हमेशा उसी लेवल पे रखनी होगी। वो उससे पीछे अब नहीं हट सकते हैं, बिकॉज लोगों की उम्मीदें इन्होंने उस लेवल तक पहुंचा दी हैं। तो मुझे लगता है कि अलर्टनेस की लेवल पहले से कहीं ज्यादा अब होनी चाहिए। ठीक है, एक सवाल बीच में जोड़ देंगे सर, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, एक सवाल बीच में जोड़ देंगे। उस समीर सर ने जो बात उठाई थी उस पर मैं सवाल लेना चाह रहा था। इन्होंने कहा था कि बीजेपी
कदम उठाती, भाई नेता विपक्ष को भेजने की बात करती, प्रियंका गांधी को भेजने की बात करती। अगर आपको लगता है कि राहुल कांग्रेस नहीं, बीजेपी पहले उनका नाम प्रपोज करती, फिर कांग्रेस अपना फैसला कर लेती। अगर ऐसा होता, ठीक है, आप ये कहते हैं कि भाई राहुल गांधी विदेश में जाकर पहले अलग अलग तरह के बयान देते रहे, लेकिन नेता विपक्ष हैं, अगर वो जाते अपनी बात कहते तो शायद उसका इम्पैक्ट बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो जाता, एक। दूसरा, और अगर आपको ये डर था कि शायद वो लाइन से अलग हट जाते तो नैतिक दबाव तो देश का उनके ऊपर भी होता ना। मैं दोनों बातों को लेकर चल रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता क्या है आप कांग्रेस मानती, राहुल गांधी मानते? मुझे लगता है राहुल गांधी, मैं समीर जी की बात से सहमत हूँ कि राहुल गांधी जाते तो निश्चित रूप से उसका एक अलग स्वरूप होता, और राहुल गांधी के साथ शशि थरूर होते, सलमान खुर्शीद होते, और मनीष तिवारी होते, आनंद शर्मा होते, ये लोग होते, तो एक उसका एक इम्पैक्ट, ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता। और शायद राहुल गांधी भी इतना तो उनके अंदर राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए कि जब डेलीगेशन में अलग जाके बात कहना, इंडिविजुअली जाके और डेलीगेशन में जाके बात करने में फ़र्क होता है, और ये वो भी समझते हैं, समझना चाहिए। वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बेहतर रणनीति होती, कांग्रेस की भी और सरकार की भी। भाई अटल बिहारी वाजपेयी नेता विपक्षी तो थे, जब उनको राजीव गांधी ने भी भेजा था उनको। लोग चर्चा नरसिम्हा राव जमाने करते हैं, तो ये तो अटल जी ने खुद कहा था कि राजीव गांधी जी जो है, जो आए मुझे देखने में, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मुझे एक प्रतिनिधिमंडल में भेज दिया उन्होंने, और मेरा इलाज भी हो गया। ये तो अटल जी ने, तो राजीव गांधी भी उनको भेज चुके हैं, नेहरू जी उनको तमाम डेलीगेशन में भेजते थे यूथ के उतर। तो इसलिए मुझे लगता है वो बहुत अच्छा होता, और वो एक नजीर बनती आगे के लिए। लेकिन अब तो नहीं हुआ, इसलिए क्या, मैं जो बात कहना चाहता, मुझे लगता है, देखिए, जब हम मूल्यांकन करते हैं समग्रता में, तो हमें करना चाहिए, और क्या कहते हैं, बिना किसी द्वेष के करना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह करना चाहिए। आज हमने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा है, ये जो भारत का प्रतिनिधिमंडल गया है, ये बहुत बेहतर कदम है, स्वागत योग्य कदम सब कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये शायद उस कमी को भी दूर कर रहा है जो इस पूरे संघर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय की तरफ दिखाई पड़ी, कि जो हमारी कूटनीतिक कहीं कम, जो हमने ज़्यादा भरोसा अमेरिका पर किया कि शायद अमेरिका इसमें, जैसे पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो यही ट्रम्प साहब थे जिन्होंने हमारा वो किया था, लेकिन इस बार अमेरिका ने एकदम चोला बदल दिया। तो ये कहीं कूटनीतिक हमारी, हम आंक नहीं पाए, आकलन की कमी थी। दूसरा, जहाँ तक जब मैं कूटनीति की बात करता हूँ तो मैं प्रधानमंत्री जी पर नहीं कहता हूँ। प्रधानमंत्री का काम होता है हर देश में जाके गुडविल बनाना, और उस गुडविल को कैश कराना विदेश मंत्रालय का काम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हर देश में गए, मुझे लगता है इतनी यात्राएं की, और हर जगह उनको गुडविल मिली भी। लेकिन उसका फॉलोअप जो करना चाहिए था विदेश मंत्रालय को, हमारे हाई कमीशंस को, हमारे दूतावासों को, हमारे काउंसलेट्स को, जो अब कर रहे हैं, जैसे अजीब कह रहे थे कि अब जिस तरह सहयोग कर रहे हैं, ये काम पहले करना चाहिए था, तो और बेहतर स्थिति होती। तो ये सबक भी हमको इस ऑपरेशन सिंदूर से मिला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सरकार की, सेना की सफलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कूटनीतिक कमी रह गई है वो शायद अब पूरी हो जाएगी इस डेलीगेशन के जरिए। ठीक है सर, जल्दी से सर, एक मिनट में, एक मिनट। अभी जो ये बात हो रही है डिफेंस कि हम कितने तैयार हैं, देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसके बारे में तो एक जनरल कंसेप्ट हम लोगों का होता है, मतलब किससे अच्छे रिश्ते हैं, नहीं हैं। सेना की जो तैयारियां होती हैं रणनीतिक तौर पर, उसमें बहुत मोटी मोटी खबरें आती हैं और बहुत कम लोग उसको जान पाते हैं। मैं केवल दो चीज़ कहूँगा अभी हाल फिलहाल की, आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों हैं। आपको पता होना चाहिए कि आर्मीनिया की सीमा जो है वो टर्की से भी मिलती है और इधर इससे भी मिलती है। जॉर्जिया है और ये आर्मीनिया है, अज़रबैजान है, और टर्की से उधर होता है। भारत के हथियार वहाँ ऑलरेडी तैनात हैं आर्मीनिया में बहुत बड़े पैमाने पर। दूसरा, टर्की का सबसे बड़ा झगड़ा ग्रीस से होता है, ग्रीस तक हमारे हथियार पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें सारी स्ट्रेटजिक सिर्फ हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, पूरी तरह से। लेकिन चूंकि ये बहुत डिटेल में चीज़ें होती हैं, कहाँ क्या हो रहा है, ये सब हमको जल्दी पता नहीं होता। रसिया में एक आइलैंड या छोटा सा जगह भारत वो ले रहा है, वहाँ पे अपने हमारा एक जैसे सैनिक अड्डा बनाने की वो भी बात हो गई है करीब करीब। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें हमको नहीं होती, पूरी तैयारी हो रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी जिसने कहा, वो किसने, कि एक समय जो रक्षा मंत्री कह रहे थे कि बॉर्डर पे सड़क बना देंगे तो दुश्मन घुस आएगा, इसलिए सड़क बनाना नहीं है। वहाँ से कोई बहुत दिन की बात नहीं है, 14-15 साल भी हुए हैं। कहाँ से आप कहाँ पहुँच गए हैं। और देखिए, पानी जब गर्म होता है ना, तो वो अचानक वो 0 से 100 नहीं पहुँच जाता, पानी भाप नहीं बनता है, वो जाएगा 99 डिग्री तक जाएगा,
100 पे ही भाव बनेगा। ठीक। तो क्वालिटेटिव चेंजेस जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव चेंजेस के बाद आते हैं। सर देखिए, ऐसा है कि दुनिया के किसी देश ने भारत का विरोध नहीं किया है। अगर हमारी विदेश नीति विफल रहती तो कहीं से विरोध के स्वर बढ़ते, और भारत जब कार्रवाई करने गया तो किसी से पूछ कर नहीं गया था कि हम कार्रवाई करने जाएंगे। जिसको जो करना था किया, अब जिसको करना था। प्रधानमंत्री ने स्वयं, मतलब चीन को छोड़ के जो सुरक्षा परिषद के 4 अस्थायी सदस्य हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों से बात की। विदेश मंत्री ने 15 जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो 15 अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी सदस्य मिला करके जो कुल 15 सदस्य थे, उसमें 3 देशों को छोड़ के सबके विदेश मंत्रियों से बात की। एनएसए ने अपने एनएसए से बात की। सब जगह दूतावास सक्रिय थे, ऐसा नहीं था कि सक्रिय थे। ये तो भविष्य की एक तैयारी की दृष्टि से भारत उन देशों तक पहुंच करके सारी बात बताए, क्योंकि लॉन्ग टर्म वार है भाई ना। अगर इस्लाम के नाम पर 10-20 देश उसके साथ खड़े हो जा रहे हैं तो इस्लामी देशों में भी हमको जाना पड़ेगा भविष्य को देखते हुए। इसलिए वो स्थिति नहीं है। भारत अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए विश्व के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां, इस समय जो चारों तरफ संघर्ष है, उसमें देशों की जो नीतियां हैं, जिस प्रकार के लीडरशिप है, उन सबको देखते हुए अपनी रणनीति बना के आगे बढ़ रहा है। और चीन के इस पाकिस्तान को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उनको हमारे देश से $75 अरब से ज्यादा का अभी जो बता लाभ था। उन्होंने आपको तो मेरे पास हम लोगों ने पूछा, कहा कि नहीं, चीन भी नहीं चाहता था कि ये लड़े, कहा कि भाई मार दोगे हमको। तो इसलिए चीन के भी जो हित हमारे हैं ना, वो भी कई बार काम आते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म हमारा चीन जो है सबसे बड़ा बैरियर्स है भारत के दुनिया के विश्व नेता बन के खड़ा होने। इसीलिए तो आप लोगों की चर्चा में बात निकल कर आ रही है। जल्द मैम एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में कमेंट सिर्फ करना चाहती हूँ। ये जो कई बार आश्चर्यचकित लोग होते हैं कि सलमान खुर्शीद है, ओवैसी जैसे नेता हैं, जिनको कि मान के चला जाता है, एंटी बीजेपी उनकी लाइन रहती है, और बीजेपी की जो मुस्लिम से रिलेटेड पॉलिसी है उसमें वो फिट नहीं होते हैं, तो हम उस डिबेट को शायद अब विराम दे सकते हैं। इनकी जो एंटी बीजेपी पॉलिसी है उसको प्लीज एंटी नेशनल मत बनाइए। वो देश विद्रोही नहीं है। वो अगर किसी की क्रिटिसाइज करते हैं तो वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, वो देश के खिलाफ नहीं है। ये शायद अब हर किसी को रियलाइज हो गया होगा। नहीं, ये अब देश के लोग भी ये बात कह रहे हैं। देखिए, सबको लगता है राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में देश में अपने हिसाब से अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो किस तरीके से एकजुट हुआ जाता है, कम से कम मैं कहूंगा ये जो प्रतिनिधिमंडल हमारा इस वक्त विदेशों में मौजूद है वो दिखा रहा है, और उन नेताओं को भी दिखा रहा है जो देश में बैठ के ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जिनके वीडियो शायद पाकिस्तान की मीडिया में चल रहे होंगे। उनको भी सोचना होगा हमारी क्या तैयारी है। उस पर एक बातचीत, हमारी पूरी बातचीत हुई कि किस तरीके से भारत को आगे की रणनीति बनानी चाहिए और क्या हो रहा है, वो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। और आप भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर बताइएगा, और आपके मन में कोई सवाल हो वो जरूर छोड़कर जाइएगा। धन्यवाद।